Hello everyone, welcome to UPSC to the point और NCERT 6th क्लास NCERT हिस्ट्री चैप्टर 2। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर वो पहले जाके फर्स्ट वीडियो को कवर करें, क्योंकि ये तो एक सीरीज है, पूरा पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर था व्हाट वेयर हाउ व्हेन, कब क्या कैसे कहाँ। अब स्टेप बाय स्टेप हम एक हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी में एंटर कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? हमने एक जनरल बात करी किस तरीके से लोग कहाँ कहाँ पाए गए, कहाँ कहाँ रहते थे, क्या उनकी लाइफ थी। अब हम एक प्रोग्रेसिव वे में बात करेंगे किस तरीके से उन्हें ग्रो करना शुरू करा हिस्ट्री में। तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। किस तरीके से लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लोग हंटर और गैदरर थे। इसका मतलब है कि वो हंट करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे, उनको जानवर पालना या फिर एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। यहाँ हम समझेंगे किस तरीके से वो उस फेज से फूड उगाना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर फेज में एंट्री करी। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से चैप्टर को। हेडिंग है द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन मूव, क्यों वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे। ये लास्ट चैप्टर में डिस्कस हुआ है। देयर वर मैनी नीड्स, उनकी कई नीड थी। फूड गैदरिंग करने की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, डिजास्टर की वजह से, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कई रीज़न थे जिसकी वजह से वो मूव करते थे। आज इस चैप्टर में क्या बोलते हैं देखिए, जो सब कॉन्टिनेंट में रहते थे 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 20 लाख साल पहले जो लोग रहते थे। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर, उन लोगों को हम कहते थे कि वो हंटर गैदर थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। नाम कैसे रखा? जैसे अपना खाना रिसीव करते थे, क्योंकि वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे तो उनको हंटर गैदर बोलते हैं। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, फिश कॉट करते थे, पक्षी कॉट करते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे, रूट, नट, सीड, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। इन सब चीज़ों को गैदर करना, खुद वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे तो दे यूज्ड टू गैदर, ना उनको एग्रीकल्चर आता था। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। एक जगह से दूसरी जगह उसके कई रीजन थे। अब यहाँ रीजन समझिए अच्छे से। फर्स्ट, दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी टाइम तक एक प्लेस पे रुके। जो भी वहाँ पर रिसोर्सेज थे उनको उन्होंने खा लिया, उनको नए रिसोर्सेज जनरेट करना नहीं आता था, अवेलेबल रिसोर्सेज उन्होंने यूज़ कर ली। अब उनको कहीं और जाना है फूड की सर्च में। फर्स्ट रीजन मूव करने का। सेकंड, एनिमल भी प्लेस टू प्लेस मूव करते थे अपने शिकार की खोज में, जैसे डियर एंड वाइल्ड कैटल, इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। जो उनको हंट करते वो भी उनके पीछे चले गए। तो जानवर जब अपने हर शिकार की खोज में जा रहे हैं तो ह्यूमन जानवरों का शिकार करते थे, वो उनकी खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। टू रीजन। नाउ कम टू द थर्ड वन, प्लांट ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। अब पर्टिकुलर एक सीजन में एक टाइप का फ्रूट लग रहा है वहाँ पे, बाकी सीजन में वहाँ फ्रूट नहीं है, किसी दूसरी जगह पे फ्रूट अवेलेबल है। तो डिफरेंट सीजन की वजह से वो सीजन टू सीजन चेंज करते थे अपनी लोकेशन को। तो प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, सो पीपल में हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। अलग अलग टाइप के पौधे, सपोज कीजिए विंटर में वो इस जगह पे हैं, समर यहाँ पे, समर में दूसरी जगह आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर में एक प्लांट है जो फ्रूट देता है, बट समर में यहाँ उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन समर में यहाँ पे फ्रूट्स आते हैं, तो वो मूव कर जाएंगे इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में मूव करके यहाँ का फूड यूज़ करेंगे, देन दे कैन गो बैक, या कहीं और जा सकते हैं फिर। फोर्थ रीज़न, पीपल प्लांट एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। वाटर सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। वाटर कहाँ मिलता है? लेक में, स्ट्रीम में, रिवर में। कई सारी रिवर और स्ट्रीम जो है पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल का मतलब पूरे साल बहती हैं, बट कई सारी सीजनल होती हैं। तो जो लोग सीजनल के किनारे रहते थे उनको ड्राई सीजन में जो है जाना पड़ता था उनकी पानी की खोज में। इसके लिए एक इंडिया का एग्जांपल समझ लीजिए, पेरेनियल और टेम्परेरी सीजनल रिवर क्या होती हैं। इंडिया में दो टाइप में बांटते हैं मेजरली रिवर को। इफ आई ड्रॉ इंडियाज मैप, तो एक तो हिमालय से कई सारी रिवर निकलती हैं, और साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट है, यहाँ से रिवर्स निकलती है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो साउथ इंडिया में रिवर्स निकलती हैं वेस्टर्न घाट से, वो रिवर बनी होती हैं रेन वाटर से। बारिश पड़ती है, बारिश का पानी बह के नदियों को रूप देता है। कि हिमालयन रिवर जो है, बारिश का पानी तो होता है उनमें, बट वो बर्फ़ के पिघलने से बनी होती हैं, जो हिमालय में है। तो जब ये बर्फ़ के पिघलने से बननी है तो ये पूरे साल बहती रहेंगी, क्योंकि इनकी सोर्स रेन वाटर नहीं है।
जबकि जो साउथ इंडिया वाली रिवर हैं इनमें तो बारिश का पानी जब नहीं आएगा, मानसून सीजन में बारिश का पानी आया फिर नहीं आया तो ये ड्राई हो जाएंगी। तो इसका मतलब पेरेनियल रिवर हिमालय वाली हो गई और सीजनल रिवर ये हो गई। तो सपोज कि लोग अगर यहाँ रहते हैं तो उनको ये प्लेस छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जब ड्राई सीजन आएगा, सूखा जिसमें बारिश नहीं हो रही होगी, तो उनको वाटर की नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी। तो दैट्स इट। फोर्थ रीजन उन्होंने मेंशन करी कि क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करे हैं। सो सबसे पहला रीजन इन्होंने बताया था कि प्लांट एनिमल रिसोर्सेज जो हैं जितनी थी वो जब ख़त्म हो जाती तब दूसरी जगह जाना पड़ता था। बाकी जब एनिमल का शिकार करना है, एनिमल खुद मूव करते थे, उनकी खोज में जाना पड़ता था। उसके अलावा सीजनल फ्रूट वगैरह मिलते थे वहाँ पे, तो दूसरे सीजन में फ्रूट या जो भी रूट्स वगैरह उनको गैदर करने के लिए कहीं और जाना है। और फाइनली फिर रिवर वाटर, रिवर अगर ड्राई सीजन में अगर रिवर पेरेनियल नहीं है तो उनको रिवर पानी की खोज में कहीं और जाना पड़ेगा। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, अब हम कैसे पता लगता है, ये भी पिछले चैप्टर में डिस्कस हो चुका है। नाउ कम टू इन द डिटेल। कुछ चीज़ें मिलती हैं, हंटर गैदर मेड एंड यूज, कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई उस समय पे जो हमें आज के टाइम में मिलती हैं। उन्होंने टूल्स बनाए स्टोन के, पत्थर के, लकड़ी के और हड्डियों के। 3 टाइप के उन्होंने अपने टूल्स बनाए, औजार बनाए। स्टोन टूल सर्वाइव कर गए बेस्ट तरीके से, बाकी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए। तो हमें पत्थर के टूल ज़्यादा मिलते हैं, इनके ही मिलते हैं बट इतने नहीं मिलते जितने स्टोन टूल मिलते हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, कुछ मीट और बोन कट करने के लिए यूज़ करते थे, कुछ स्क्रैप बाग पेड़ों से छाल उतारने के लिए, एनिमल स्किन को उतारने के लिए, फ्रूट काटने के लिए, रूट काटने के लिए, इन सब पर्पसेस के लिए वो टूल यूज़ किया करते थे। Some may have been attached to handles or bone or wood to make spear and arrows for hunting, और hunting के लिए वो भाले टाइप के बनाना वो भी बनाते थे लोग, वो भी मिले हैं। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, लकड़ी चॉप करने के लिए, जिसको फायरवुड में यूज़ करेंगे आग जलाने के लिए। वुड्स वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, उसके अलावा झोपड़ी बनाने के लिए भी यूज़ होता था, टूल्स बनाने के लिए भी, औजार बनाने के लिए भी यूज़ करते थे। तो ये जब सामान आपको मिलेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। सपोज कीजिए जिस समय पे एग्रीकल्चर होता था उस समय पे तो हल मिलना चाहिए, प्लग। इनके टाइम में प्लग नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर का कोई सेंस नहीं बनता। ये जो टूल्स मिलते हैं इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, अभी जनरेट आइडिया, जिससे हम आइडिया लगा पाते हैं अच्छा ये काम इन टूल से वो करते होंगे। ये दिए रखा है, देखिए किस तरीके से पेड़ों की छाल उतार रहे हैं इससे, और इससे वो जो है कुछ काट रहे हैं। डिगिंग, कलेक्शन, स्टिचिंग क्लॉथ, कपड़े सीने के लिए भी यूज़ करते थे शायद, जो एनिमल स्किन के बनाते थे अपने पहनने के लिए, करते हैं स्टिचिंग के लिए। अब कौन कौन से प्लेस उन्होंने रहने के लिए अपने चूज करे। लुक एट मैप टू बिलो, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल आर साइट्स फ्रॉम विच आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदर। अब आते हैं मैप पे, जितने भी ट्रायंगुलर वाली साइड हैं, रेड ट्रायंगुलर वाली, देखते हैं कौन कौन सी। भीमबेटका, लास्ट चैप्टर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। हंसी, कुरनूल केव्स, तो ये 3 प्लेसेस उन्होंने दिए हुए हैं जहाँ पे रेड ट्रायंगल है। हंसी, कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश की लगने वाली, और भीमबेटका मध्य प्रदेश की। ये पैलियोलिथिक साइट है। अब ये पैलियोलिथिक वगैरह टर्म को मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुल मिला के अभी कह सकते हैं कि ये हंटर गैदर वाली साइड है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हंटर्स और गैदर्स सबसे पुराने टाइम के लोग रहा करते थे। हमने मैप में देख लिया ये। हंटर गैदर लिव्ड इन मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शोन इन द मैप, और भी हैं बट कम शो करे गए हैं। मैनी साइट वर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक, कई सारी साइट जो है मेनली वो कहाँ मिलती हैं, रिवर और लेक के पास में। जैसे यहाँ पर भीमबेटका में नर्मदा रिवर है, नर्मदा वैली, और यहाँ पर कृष्णा रिवर है, यहाँ पर भी कृष्णा रिवर है, उसके ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन एरियाज के पास में है जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल इजिली होती थी या लेक्स होती थी कोई। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. और लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। एक तो वाटर सोर्स उनके लिए इम्पोर्टेंट था, उसके अलावा स्टोन टूल का यूज़ बहुत करते थे। तो जहाँ पे स्टोन टूल्स उनको अच्छी स्टोन पत्थर अच्छी क्वालिटी का मिलेगा वहाँ पर वो रहने लगेंगे। नाउ कम टू रॉक पेंटिंग, थोड़ा सा रॉक पेंटिंग का डिस्कस करा है जो कहाँ पे मिलती है। भीमबेटका, भीमबेटका प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में ओल्ड साइट है जहाँ पे केव्स और रॉक शेल्टर मिलते हैं। रहने के लिए वो रॉक शेल्टर का यूज़ करते थे, घर बनाना नहीं आता था उनको, गुफा वगैरह वहाँ पे रुक सकते हैं उसकी छाया में।
पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स, गुफाओं को यूज करते थे शेल्टर के लिए, जिससे बारिश, हीट, विंड से बच सकें। ये रॉक शेल्टर कहाँ है? नर्मदा वैली के पास में। कैन यू थिंक ऑफ व्हाई पीपल चूज टू लिव हियर? क्यों लोग यहाँ रहते थे? ऑफ कोर्स सेव करने के लिए अपने आप को, क्योंकि खुले मैदान में रहेंगे, घर बनाने नहीं आते उनको, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता, या आता भी है तो जो बारिश में खराब हो जाए, हवा में उड़ जाए वो बनाई हुई इनकी, तो उस सब की वजह से ये सेफ प्लेस होते थे। बाकी जानवरों से प्रोटेक्ट करना इजी था उनको यहाँ पे अपने लिए। एक पेंटिंग दिखाई गई है रॉक शेल्टर में, डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए तो अलग ही दिख रहा है, ये आदमी है, ये जानवर है, उसका शिकार करने की कोशिश कर रहा है। तो जो पेंटिंग्स हैं वो भी एक अच्छी सोर्स होती है, इससे हमें उस टाइम की लाइफ का पता लगता था। वो जो भी अपनी लाइफ में कर रहे होते थे, दे ट्राई टू ड्रॉ उन चीज़ों को वॉल पे। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। तो बहुत ज़्यादा फेमस पेंटिंग मानी जाती है भीमबेटका की, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक और उसके बाद का टाइम पीरियड, सब टाइम की मिलती हैं, और इन पेंटिंग में हमें वहाँ की सोशल लाइफ का एक आइडिया मिल जाता है। ये भीमबेटका का फोटो है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप की शेल्टर हैं ये जैसे जगह होगी अंदर, यहाँ पे वो रहते थे। साइट्स, साइट वर्ड आ रहा है। साइट्स आर प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स आर फाउंड। तो हम जगह बोल सकते हैं, बट वाई डू वी यूज साइट, कि ये मेसोलिथिक साइट है, ये पैलियोलिथिक साइट है, ये पुरानी साइट है? क्योंकि साइट उस प्लेस को बोला जाता है जहाँ पर जो है पुरानी चीज़ों के एविडेंस मिलते हैं, रिमेन्स मिलते हैं, कुछ बची हुई चीज़ें। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल, जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने इनको यूज करा है। दीज में बी फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सर्फेस पे मिल सकते हैं, अंदर दबे हुए मिल सकते हैं, वाटर के अंदर कहीं मिल सकते हैं उनके यूज करे सामान। अब कोई स्पेसिफिकली तो एक जगह रख के नहीं गए थे कि हम रख पे ज़्यादा आने वाले लोग देखेंगे, जहाँ वो पड़ा रहा। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट इन लेटर चैप्टर, बाकी आगे के चैप्टर में समझेंगे। अब बात करते हैं फायर की। हमें एविडेंस कैसे मिली कि वो लोग फायर भी यूज कर पाते थे? फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन द मैप। सो कुरनूल केव्स अभी हमने देखी, पैलियोलिथिक साइड में उसका मेंशन है। ये रहा आंध्र प्रदेश का कुरनूल केव्स, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से जगहों के नाम पता होने मैप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ में किस टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। यूपीएससी हमेशा से क्वेश्चन पूछा है इस पर, और पूछ सकता है कभी भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन का एक मैप हमेशा बनाना, उसमें अलग अलग टाइम पीरियड की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो वी हैव सीन कुरनूल केव लोकेट कर लिया। यहाँ पे ऐश के, राख के ट्रेसेस मिलते हैं इस जगह पे, इसका मतलब वहाँ पे आग जली। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो हमें ऐसे पता चला कि अच्छा फायर के यूज से फैमिलियर थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, सोर्स ऑफ लाइट, लाइट के लिए, मीट पकाने के लिए, या एनिमल्स को भगाने के लिए। आज के टाइम में क्यों यूज़ करते हैं आप सोच लो। इतने इतने ज़्यादा वैसे क्वेश्चनों के आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं। नेम्स एंड डेट्स, आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। बात करते हैं टाइम की, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन होने वाले हैं। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ पैलियोलिथिक, सबसे पुराना टाइम जो होता है उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक। दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, पैलियो, पैलियो का मीनिंग होता है ओल्ड, लिथो, लिथो का मतलब होता है चट्टान, पुराना चट्टान या पत्थर, उससे बनता है पैलियोलिथिक, क्योंकि उस समय के लोग जो है स्टोन के टूल यूज करते थे सबसे पुराने। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस टू फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स, यहाँ पे स्टोन टूल्स मिलते हैं इसलिए इसका नाम पैलियोलिथिक पड़ा है। पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फॉर 2 मिलियन ईयर्स टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का एक इतना लंबा टाइम पीरियड, वो कहलाता है आपका पैलियोलिथिक। इसको फिर डिवाइड करते हैं लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम 90%, ह्यूमन हिस्ट्री का 90% टाइम जो है वो पैलियोलिथिक टाइम में ही माना जाता है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंट चेंजेस, उसके बाद क्या हुआ देखिए, 3 पार्ट में बांटा हमने। सबसे पहला टाइम लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, उसके बाद में अपर पैलियोलिथिक। 20 लाख से 50,000 और 50,000 से, सॉरी, 20 लाख से 1 लाख तक का, 1 लाख से 50,000, 50,000 से 10,000 तक का, इस तरीके डिवाइड करा गया है लोअर, मिडिल, अपर को। 99% टाइम ये होगी, 12,000 साल ही बचे हैं 20 लाख में से आगे बढ़ने के लिए। अब 12,000 साल पहले क्या होता है, एक ज्योग्राफिकल घटना है
ज्योग्राफी में एक टर्म आती है प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड, या आप जब ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आएंगी वहाँ क्लियर हो जाएगा। प्लिस्टोसाइन टाइम पीरियड वो था जिस समय पे पूरी अर्थ पे बर्फ की लेयर थी, कुछ पार्ट्स को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरी अर्थ पे एक बर्फ की स्नो की लेयर थी, जिसको हम बोलते हैं प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड। ये कहा जाता है कि प्लिस्टोसीन टाइम पीरियड जो था वो जो एंड हुआ है वो इसी टाइम पे एंड हुआ है। मतलब यही वो समय था जिस समय पे एनवायरनमेंट चेंज हुआ और बर्फ़ हट गई। बर्फ़ हटने से क्या हुआ, पेड़ पौधे ज़्यादा ग्रो होने शुरू हो गए और वहाँ पे मैदानी इलाके डेवलप होने स्टार्ट हो गए। तो पैलियोलिथिक के बाद जो टाइम पीरियड आता है उसको बोलते हैं मेसोलिथिक। मिडिल स्टोन स्टोन टूल्स इस समय जो मिलते हैं वो थोड़े छोटे हैं, इनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा ये जरूर कि जो मेसोलिथिक में वो मिलते हैं टूल्स उनको माइक्रोलिथ बोलते हैं। साइज रिड्यूस हो गया। Microlith were probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saw and sickles. At the same time, older varieties of tool continued to be used. तो ज़्यादा एफिशिएंट पतले नुकीले यहाँ पे टूल्स बनाए गए, बट पुराने टूल्स भी इस समय पे थे। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो नोन एज द न्यूलिथिक। तो उन्होंने कहा कि 20 लाख से 12,000 साल तक आया आपका पैलियोलिथिक, 12,000 से 10,000 साल पहले तक आपका आया मेसोलिथिक, और 10,000 साल के बाद टाइम पीरियड स्टार्ट होता है न्यूलिथिक। न्यूलिथिक का मतलब क्या है? न्यूलिथिक वी हैव मेंशन, अब नियो का आप समझ जाइए, नियो मतलब नया, लिथिक मतलब स्टोन फेज है, तो ये नया फेज स्टोन एज का सबसे लेटेस्ट फेज जो है उसको न्यूलिथिक बोलते हैं। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर। वेरी ऑफ्टन वी यूज प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर पीपल लिव्ड इन द पास्ट बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल देम। आज के ही नाम यूज करते हैं क्योंकि तब तो वो क्या बोलते थे हमें उसका आइडिया नहीं है। कम टू द मैप अगेन, देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे तीनों साइड दी हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। तो अगर मेसोलिथिक साइड में आए तो अचीला मल्लूर यहाँ पे एक जगह है नीचे तमिलनाडु में, ये आपकी मेसोलिथिक की है। ब्रह्मगिरी मेसोलिथिक की कर्नाटका में लगती है, ठीक है। ये साइड मेसोलिथिक की है और न्यूलिथिक की साइड सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा साइड जो मिलेंगी वो न्यूलिथिक की मिलेंगी, क्योंकि इस समय पे काफ़ी स्प्रेड हो चुका था, लोग काफ़ी चीज़ें आ चुकी थी, वो काफ़ी डेवलप हो रही थी धीरे धीरे। तो बाकी पयमपल्ली, हालूर, कोलदीवा महागर, चिरान। कोलदीवा महागर आपके यूपी में लगते हैं, चिरान आपका बिहार में लगता है, दाउजली हेडिंग आपका असम में लगता है, महगर आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान में लगता है, बोझुम आपका कश्मीर में लगता है। ये सब एरिया न्यूलिथिक के हैं। जैसे जैसे एनसीईआरटी इसका एक पर्टिकुलर नेम मेंशन करेगी, हम उस पर डिस्कस करेंगे और आपको वो लर्न हो जाएगा। अभी सारे लर्न करने की कोई नीड नहीं है। आगे प्रोसीड करते हैं। आगे है चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्या एनवायरनमेंट चेंज हुआ जो मैंने अभी बताया वो देखते हैं। 12,000 साल पहले एक मेजर चेंज आया क्लाइमेट में वर्ल्ड की। शिफ्ट हुई रिलेटिवली वार्म कंडीशन, ठंडे से थोड़ा गर्म कंडीशन आ रही थी कई सारे एरिया में। इस वजह से ग्रासलैंड डेवलप हुए, बर्फ की शीट हटी, एरिया ओपन हुआ, तो यहाँ पे ग्रासलैंड डेवलप होने स्टार्ट हुए। इससे क्या हुआ, जब ग्रासलैंड आता है तो उससे अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स, कौन से, जो चलते हैं, डियर्स, एंटीलोप, गोट, शीप, कैटल, एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। तो ग्रासलैंड डेवलप हुए क्योंकि बर्फ की शीट हटी, घास आई, वहाँ पे थोड़ी वार्म कंडीशन हुई, वार्म हुई तो मॉइस्चर क्रिएट हुआ, मॉइस्चर थोड़ी वो रेनफॉल हुई, तो वो घास वाला इकोसिस्टम क्रिएट हुआ ग्रासलैंड, जिसने अट्रैक्ट किया ग्रेजिंग वाले एनिमल्स को। दोज हु हंटेड दीज एनिमल नाउ फॉलोड देम। अब जो हंट करने वाले लोग होते हैं, शिकारी लोग, उन्होंने उन जानवरों को फॉलो करा। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल देमसेल्फ। फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पोर्टेंट। उसके अलावा लोगों ने उनकी फूड हैबिट को समझा कि ये सर्वाइव कैसे करते हैं जानवर। अच्छा, घास खा रहे हैं यहाँ पे इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं, इतना सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप हुई। तो उन्होंने देखा कि ये घास खा के जी रहे हैं, इसका मतलब हम भी तो इनको थोड़ा सर्वाइव करने में हेल्प कर सकते हैं, हम इनको पाल सकते हैं, हमें पता है किस तरीके से जी रहे हैं ये। उस तरीके से शायद हर्डिंग और रियरिंग की स्टार्ट हुई, पशुपालन स्टार्ट इस तरीके से हुआ होगा। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब आते हैं एग्रीकल्चर और हर्डिंग पे। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, rice, grew naturally in the different parts of the subcontinent. गेहूं वगैरह नेचुरली ग्रो होने स्टार्ट हुए, वाला टाइम था घास के साथ में। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन probably collected these grain as food and learned when they grew and when they ripened.
तो सबसे पहले माना जाता है कि जब ग्रासलैंड डेवलप हुए उसके साथ में ये गेहूं चावल वगैरह कहीं नेचुरली डेवलप हुए, लोगों ने इनको देखा, इनको यूज करा, वो समझ ली किस वजह से ग्रो हो रहे हैं, किस कंडीशन में ग्रो हो रहे हैं, कब ये अपने यहाँ पे गिर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग दे वर ऑब्जर्विंग नेचर को, ऑब्जर्व करके एनवायरमेंट को वो सीख रहे थे स्किल एग्रीकल्चर की, जिसमें हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट। उससे उनके दिमाग में आइडिया आया होगा प्लांट उगाने का खुद से, और इस तरीके से लोग फार्मर बन गए होंगे। ठीक है, अब ये जो भी बातें हैं हमारे एजम्पशन हैं, हम किसी बात को 100% नहीं कह सकते हैं। पीपल could also attract and then tame animal by leaving food for them near their shelter। उसके बाद में पालतू बनाने लगे जानवर को, वो फूड देने लगे अपने शेल्टर के आसपास में, क्योंकि वो खुद फूड प्रोड्यूस कर सकते थे, अब तो जानवरों को खिला सकते थे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। डॉग के पूर्वज को हमने सबसे पहले टेम किया, पालतू बनाया, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में लोग एनकरेज हो गए एनिमल के लिए, और पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वाज रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लिव। उसके बाद में लोगों ने उनका हंट करना बंद कर दिया और कई सारे एनिमल्स को अपनी तरफ आने दिया जहां वो रहते थे, जैसे कि शीप, गॉट, कैटल, पिग। वो हर्ड में, झुंड में रहते थे और वो वहां आने लगे, लोगों ने उनको डिस्टर्ब नहीं करा क्योंकि वहां पे ग्रास होती थी। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल, दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर्स। लोगों ने जो है इन एनिमल्स को अटैक से प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करा दूसरे वाइल्ड एनिमल्स से। ठीक है, और इस तरीके से वो फ्रेंडली हो गए और वो उनके पास में रहने लगे, और इस तरीके से स्टार्ट होती है हर्डर्स की। ये बन गए चरवाहे, जो झुंड होते हैं जानवरों के, उनको चराने वाले। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज परहैप द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम? क्या लगता है आपको कि डॉग फर्स्ट एनिमल क्यों रहा होगा? तो सोच सकते हैं, इस चीज़ को सोचना है, शायद इस वजह से डॉग जो है ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाया होगा। ठीक है, या डॉग इजीली बिना फियर के रहना शुरू कर दिया होगा, देयर माइट बी एनी रीज़न। डोमेस्टिकेशन, किस प्रोसेस को नाम दिया डोमेस्टिकेशन? लोग प्लांट उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। वेरी ऑफ्टन प्लांट एंड एनिमल दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल। This is because people select plant and animal for domestication. For example, they select those plant and animal that are not prone to disease. डोमेस्टिकेशन पालना सीधा सा है, तो जिन जानवरों का प्लांट को लोग पालते हैं वो पालतू बन जाते हैं, लेकिन ये पालतू बाकी वाइल्ड स्पीशीज से अलग हो जाते हैं। क्योंकि अलग कैसे होते हैं? क्योंकि हम सिलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को, किसको हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, किसको पाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऐसे प्लांट एनिमल सेलेक्ट करते हैं जिनमें डिजीज कम लगे। उसके अलावा ईल्ड लार्ज साइज ग्रेन, ऐसे प्लांट जिनकी ईल्ड ज़्यादा हो, उपज ज़्यादा हो। हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन, ऐसे उनकी वो हो, टहनियाँ हो जो वेट को झेल सके, जो ग्रीन उन पर आएगा वो नीचे न गिरे, उन पर लगा रहे। सीड फ्रॉम सेलेक्टिंग प्लांट्स आर प्रिजर्व एंड सोन टू एंश्योर दैट न्यू प्लांट्स विल हैव द सेम क्वालिटी। सीड उनके बचा के रख लिए जाते हैं ताकि हम वही प्लांट की क्वालिटी बार बार उगाते रहें। एनिमल में जेंटल एनिमल जो नुकसान ना पहुंचाए हमें, उनको ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया गया। ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। तो हमने किस तरीके से उनको डिफरेंट बनाया, उनका एक तो उनका नेचर खुद ही चेंज होने लगा जब वो उस एरिया में रहने लगे वाइल्ड एनिमल से हटके। तो उसके अलावा हमने जो है उनको, जैसे प्लांट पे जिक्र करा है, हमने सेलेक्ट करी स्पेशीज, सेलेक्ट करके हमने उनको एक अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा, तो उससे वो कहीं ना कहीं अलग होने लगे वाइल्ड एनिमल से। फॉर एग्जाम्पल, टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजली मच लार्जर एंड दोस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। तो टीथ और हॉर्न, सींग या जो हॉर्न होते हैं, दांत होते हैं, सींग होते हैं, वो वाइल्ड एनिमल के ज़्यादा बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू जिनको हम डोमेस्टिकेट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वहाँ जिस चीज़ की नीड है, उनको टीथ की नीड होती है, क्योंकि उनको हंट करके जो है किसी जानवर को खाना है। सींग होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब वो एनिमल एनवायरनमेंट, सॉरी ह्यूमन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं ह्यूमन के साथ, तब उनको इस चीज़ की नीड नहीं होती कि ह्यूमन उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो वो जो पार्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं वो धीरे धीरे जो है ज़्यादा कैपेबल नहीं होते, उनके साइज रिड्यूस होने लगते हैं। लुक एट दिस टू सेट ऑफ टीथ, वाई डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड विच बिलोंग टू डोमेस्टिक वन? कह रहे हैं कौन सा डोमेस्टिक पिग का है, कौन सा वाइल्ड का है। तो सिंपल, बड़े दांत वाइल्ड पिग के और छोटे दांत डोमेस्टिक पिग के। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे स्टार्ट हुई डोमेस्टिकेशन। 12,000 साल पहले शुरू हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज अ फूड टुडे द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन।
जो भी आज के टाइम में फूड या एनिमल प्लांट हम यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस यूज़ करते हैं, वो सभी रिजल्ट है डोमेस्टिकेशन का। सम ऑफ द अर्लियर प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड, सबसे पहले प्लांट कौन थे? वीट और बार्ले। अर्लियर डोमेस्टिकेटेड एनिमल शीप और गोट, तो जो पाला हमने शीप और गोट और इनको फसलों में ये। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। हम फूड गैदरिंग और हंटिंग से अब एक नई चीज में आ गए, डोमेस्टिकेशन और फूड प्रोसेस की में। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, आप कोई सीड उगाते हैं, थोड़ा टाइम लेता है, अच्छी बात है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स, टाइम लेता है ग्रो करने में सीड से। When people began growing plant, it means they had to stay in the same place for a long time. अब किस तरीके से लाइफ का तरीका चेंज हो रहा है, जब उन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो उन्होंने प्लांट को सो किया, तो जब तक वो उग के तैयार नहीं होगा तब तक वो कहीं जा नहीं सकते। उसके अलावा उनके एनिमल्स हैं, उनको भी एक शेल्टर मिल गया, इसलिए भी वहाँ से जा नहीं सकते वो। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने फसलें ग्रो करना स्टार्ट करा तो उनको एक जगह पर काफ़ी टाइम तक रुकना पड़ा। प्लांट्स की देखभाल करने के लिए उनको पानी देना है, वीडिंग, वीडिंग मतलब वीड्स हो जाती हैं, जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप ग्रो होने लगते हैं, उनको हटाना। ड्राइविंग अवे एनिमल, बर्ड, पक्षियों, जानवरों से देखभाल करनी उनकी, जब तक कि पक ना जाए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, उसके बाद आपको यूज करना है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस के लिए यू हैव टू स्टे एट दैट प्लेस जहाँ पे एग्रीकल्चर, जो भी आप सोइंग की प्रोसेस कर रहे हैं, वो हो रही है। उसके बाद में ग्रेन को आपको स्टोर भी करना है, फूड को भी स्टोर करना है, बीजों को भी स्टोर करना है। इसलिए लोगों ने स्टार्ट सोचना तरीका शुरू करा उनको स्टोर करने का। कई एरिया में उन्होंने क्ले पोट्स बनाए, मिट्टी के बड़े बड़े पोट्स बनाए, कई बास्केट बनाए, गड्ढे खोदे ग्राउंड में, कि ताकि वो गेहूं, वो जो अनाज होगा, ग्रेन होगा, उसको कहीं प्रिजर्व करके रख सकें। डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड एंड यूज पोट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या उन्होंने पोट्स बनाए होंगे? क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं बनाए होंगे, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते थे? मीट पे। मीट आपको तभी खाना है, खराब हो जाएगा, वरना उसको कहीं छुपा के तो रखोगे नहीं कई साल के लिए, कुछ महीनों के लिए, दिनों के लिए भी। उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो पेरिशेबल होती है, नष्ट हो जाती हैं 2-4 दिन में, उनको भी जब भी कंज्यूम करना है, तो उनको ऐसी कोई नीड नहीं थी। तो जो हंटर गैदर वाला टाइम पीरियड है, वहाँ पे आपको कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिलेंगे। एनिमल रियरिंग, एनिमल मल्टीप्लाई नेचुरली, एनिमल अपने आप बढ़ते हैं। बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, मिल्क देते हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड मीट वेन एवर रिक्वायर्ड, अपने हिसाब से हमें खाना मिलता है उनसे। एनिमल दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज स्टोर ऑफ फूड, तो खाने का प्रोवाइड करते हैं हमें। फूड के अलावा दूसरी चीज़ें भी हमें एनिमल से मिलती हैं। क्या चीज़ें मिलती हैं आप सोच सकते हैं खुद से। फाइंडिंग आउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर, अब आते हैं शुरुआत के फार्मर्स और हर्डर्स कहाँ मिलते हैं। टर्न ऑन मैप टू पेज नंबर 12 पे, यू विल नोटिस द नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर, ईच मार्क्स अ साइट from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. These are found all over the subcontinent, some of most important one in northwest, present day Kashmir and east and south India. तो हम मैप पे जाने वाले हैं, हमें क्या देखना है यहाँ पे, जो ब्लू स्क्वायर्स है उनको देखना है। सो जस्ट कम बैक टू द मैप, तो देखते हैं ब्लू स्क्वायर वाली साइड्स को। तो ब्लू स्क्वायर वाली साइड कौन सी है? न्यूलिथिक साइड। न्यूलिथिक रिलेट किससे करता है? एग्रीकल्चर से। 10,000 ईयर से जो स्टार्ट हुआ, तो पयमपल्ली, हल्लूर, ये मैं दिखा चुका हूँ आपको, कोलदीवा, महागा, चिरान, ऑलमोस्ट सब जगह मिले हैं ओवरऑल एरिया में। तो ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ था एनिमल रियरिंग या एग्रीकल्चर, मतलब फूड ग्रेन को उगाना। तो आते हैं वापसी उसी जगह पे। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plant and animal bones. सिंपल, अगर हमें पता करना है क्या यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो हम स्टडी करेंगे प्लांट्स की और एनिमल बोन्स की। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, जले हुए अनाज की भी एविडेंस यहाँ से मिलते हैं, या तो एक्सीडेंटली बर्न कर रहे होंगे या किसी पर्पज से जलाया गया होगा उनको। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different part of the subcontinent. अब जब हमें एविडेंस मिलते हैं तो हमें पता चला कि कई सारे पार्ट में उस टाइम पीरियड में क्रॉप्स ग्रो हुई हैं। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, एनिमल्स की बोन भी डिफरेंट डिफरेंट पता लगती हैं। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं किन किन जानवरों को वो उस समय पे डोमेस्टिकेट या रियर करते थे। अब यहाँ से सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है, हट्स, हाउसेस। अब देखिए पूरा पैटर्न है, कैसे हंटर गैदरिंग करते थे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे।
उसके बाद में क्लाइमेट चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज आया, घास के मैदान आए, घास के मैदान से जानवर उस ओर अट्रैक्ट हुए जो घास पर डिपेंड करते थे। ह्यूमन ने उनको फॉलो करा, ह्यूमन ने लर्न किया किस तरीके से उनकी क्या नीड है, और उनको ये फील हुआ कि अच्छा इनको हम अगर इस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड करवा दें घास वगैरह, तो बाद में हम इनका कभी मीट यूज़ कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा उनको व्हीट वाले उगे हुए मिले, नेचुरल घास के मैदानों के साथ में उगने लगे, तो उससे क्या उनको लगा हम भी क्या उगा सकते हैं, उगाने स्टार्ट कर दिए। उनको उगाने के लिए उनको एक जगह पर रुकना जरूरी था, वो रुकने लगे, जानवर को डोमेस्टिकेट करने लगे। तो एक प्रोसेस फॉलो हुई। जब एक जगह पर रुकोगे आप पर्टिकुलर, तो वहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसके लिए हट्स और हाउसेस क्रिएट होने लगे। बुर्ज होम अभी कश्मीर में मैंने दिखाया था न्यूलिथिक साइड में, यहाँ पिट हाउसेस मिलते हैं, मतलब जमीन के अंदर बने हुए हाउसेस मिलते हैं जो ग्राउंड में होते थे, विद स्टेप लीडिंग इनटू देम, सीढ़ी टाइप की बनी होती थी नीचे उतरने के लिए। दीज में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ठंड के टाइम में वो शायद इनका यूज करते थे अंदर। उसके अलावा कुकिंग हर्थ, भट्टियाँ मिलती हैं इनसाइड आउटसाइड दी हर्थ, विच सजेस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड एदर इंडोर आउटडोर। मौसम के हिसाब से घर के अंदर या बाहर कुक फूड कर सकते थे, क्योंकि भट्टियाँ बाहर अंदर चूल्हे दोनों जगह पे मिले हैं वहाँ पे। स्टोन टूल्स हैव नाउ फाउंड फ्रॉम मैनी साइड एज वेल, स्टोन टूल भी इस समय मिलते थे। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स, लेकिन चेंज हो गए थे। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक, क्योंकि टूल अब पॉलिश्ड हो गए थे, कटिंग एज उनकी नुकीली धारियाँ हो गई थी। मोर्टास एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस, ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते थे। ये देखिए नए और ज़्यादा एफिशिएंट टूल्स यूज़ होना शुरू हो गए थे। इसी समय पे पैलियोलिथिक टूल्स टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज, ये पैलियोलिथिक वाले टूल्स भी होते थे। सम टूल्स ऑल्सो बोन के भी बने थे, वुड के भी बने थे, सब आपने पहले ही देख लिया है। मैनी काइंड ऑफ अर्दन पोर्ट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, अर्दन पोर्ट्स बने, मिट्टी के पोर्ट बने हुए मिले हैं। डेकोरेटेड भी हैं पॉटरी ये, दे वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग, चीज़ों को रखने के लिए यूज़ करा जाता था। उन्हें यूज़ करना स्टार्ट किया फूड कुक करने के लिए, इन्हीं मटकों का इस्तेमाल करना, मिट्टी के बर्तनों का, जैसे चावल को, वीट को पकाना है, दालों को पकाना है। बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दी डाइट, क्योंकि ये उनकी डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। इस तरीके के पोर्ट जार दिया हुआ है, कुछ स्टोर करना, पकाना, इस सब के लिए अर्दन पोर्ट का यूज़ करने लगे थे। इसके अलावा वेविंग क्लोथ्स यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल कॉटन वुड बी ग्रोन। उसके अलावा कपड़े को सीने के लिए वो कॉटन वगैरह का इस्तेमाल भी करना शुरू उन्होंने कर दिया था। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या सब चीज़ें एक साथ चेंज हो गई? नॉट क्वाइट। कई एरिया में मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर। बिसाइड कुछ में पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी डूइंग डिफरेंट थिंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। तो आज के टाइम में भी देखते हैं, ऐसा नहीं है सर वर्ल्ड की सारी कंट्री या हमारे देश के सारे स्टेट एक साथ प्रोग्रेस करते हैं, कुछ स्टेट ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, कुछ स्टेट पिछड़े हुए हैं। तो ऐसा ही उस समय पे भी हुआ था, कुछ लोग आगे निकले एग्रीकल्चर करने में, कुछ लोग पैलियोलिथिक वाले टाइम में पढ़े हुए थे अभी, बाकी कुछ लोग दोनों चीज़ों को साथ में कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर सीजन में एग्रीकल्चर, बाकी हो सब। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब मेहरगढ़ साइड है पाकिस्तान की न्यूलिथिक साइड, मैंने आपको भी दिखाई, इस पे बात करते हैं। दिस साइड इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन, प्लेन एरिया में, जो बोलन पास, मोस्ट इंपोर्टेंट रूट इनटू ईरान, ईरान जाने का एक रास्ता है, पास दर्जा एक। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। ये फर्स्ट टाइम इन्होंने सीख लिया था यहाँ पर मेहरगढ़ में, ये सब चीज़ें वीट बार्ले का उत्पादन करना और शीप गोट्स को रियर करना, पालना। अर्लीस्ट विलेजेस मिलते हैं हमें यहाँ के मेहरगढ़ में, शुरुआत के विलेजेस मिलते हैं। कई सारी एनिमल बोन्स मिली हैं यहाँ पे, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों की हड्डियाँ से डियर या पिग। उसके अलावा शीप और गोट की हड्डियाँ भी यहाँ मिलती हैं। अदर फाइंड है मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस, घर मिलते हैं इस तरीके के मेहरगढ़ में। अब देखिए जिन साइट पे डिस्कस कर रहे हैं वो तो आपको लर्न होनी चाहिए। इन्होंने बुर्ज होम का डिस्कशन किया, इन्होंने कुरनूल केव्स की बात करी है, इन्होंने मेहरगढ़ साइट की अब बात करी, भीमबेटका की बात करी, तो जिनकी स्पेसिफिक टॉक हो रहा है उनको तो आपको एटलीस्ट ध्यान रखना पड़ेगा। चार कंपार्टमेंट के घर मेहरगढ़ में मिले हैं, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज, कोई स्टोरेज के लिए यूज़ होता होगा, शायद कोई रहने के लिए यूज़ होता होगा। एक हाउस यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा अब बुरियल फ्रॉम मेहरगढ़, कैन यू आइडेंटिफाई द स्केलेटन ऑफ द गोड्स। अब क्या है यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मिलता है मेहरगढ़ में, कि
बकरी गोट के साथ में ह्यूमन को दफनाया जाता था, मतलब ह्यूमन के स्केलेटन के साथ में गोट के स्केलेटन देखने को मिलता है, ह्यूमन गॉड। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ऐसे ही जब हम बुर्ज होम की बात करेंगे तो वहाँ पर डॉग के साथ में ह्यूमन को बलि किया जाता था। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि अच्छा मेहरगढ़ में बकरी के साथ आदमी को बलि किया गया था, ऐसी बुरियल मिली हैं। और वहीं बुर्ज होम में जो कश्मीर में साइट है न्यूलिथिक की, वहाँ पर डॉग के साथ में। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. उनको respect पे करते थे जब मरने के बाद में. People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after that. शायद वो believe करते थे कि कोई death के बाद में भी life है, तो इसलिए वो उनका ध्यान रखते थे बाद में भी. Burial is one such arrangement. उनकी जो वो कबर थी वो इसी टाइप की होती थी. Several burial sites मिली हैं मेहरगढ़ में. The dead person was buried with God, which were probably meant to serve as food in the next world. शायद probably गॉड को इसलिए दफनाया गया साथ में कि वो अगले जो दुनिया में एंटर कर रहे हैं वहां पे उनका फूड होगी वो. मे बी दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. कीवर्ड आए हंटर गैदर, आपको पता लग गया क्या होते हैं. साइट जहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, हैबिटेशन रहने की जगह, फैक्ट्री पता है. पैलेलिथिक सबसे पुराना टाइम 20,000 साल से 12,000 साल तक. मेसोलिथिक 12,000 से 10,000. माइक्रोलिथ वो टूल्स हैं छोटे जो मेसोलिथिक पीरियड में मिलते हैं. डोमेस्टिकेशन पता लग गया आपको, पालना जानवरों को या प्लांट को. फार्मर्स, हर्डर्स, न्यूलिथिक साइट, सबसे नई बुरियल्स कवर उनकी. इमेजिन करो आप रोक शेल्टर में रह रहे हो, जो पेज 13 में दिखाई गई है. 12,000 साल पहले कैसी इमेजिनेशन करवा रहे हैं. योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल. आपके अंकल पेंट कर रहे हैं, आप उनकी मदद कर रहे हो. क्या कलर मिक्स करोगे ड्रॉ करने के लिए? फिल द कलर्स. व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू. कर लेना आप, दैट्स नॉट मैटर. हाँ, क्वेश्चन सोच लिए थोड़े से. व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैंने वैसे डिस्कस कर लिया है. जो लोग फसलें उगाते थे उनको एक ही जगह पे क्यों इतने लंबे टाइम तक रुकना होता था, तो मैंने बताया है, दोबारा सुन लीजिए वीडियो को, खुद से सोचिए. आर्कोलॉजिस्ट ऐसे सोचते हैं, कई सारे लोग जो मेहरगढ़ में रहते थे उन्होंने हंटर टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर. क्यों उन्होंने हंटिंग से स्टार्ट किया, बाद में क्यों हर्डिंग इम्पोर्टेंट बन गया, इसका भी आंसर एक प्रोसेस में है पीछे जो मैंने चैप्टर में डिस्कस करा है. तो दैट्स अबाउट दिस चैप्टर. अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन बट हैव कंप्लीट क्लैरिटी. अच्छे से आप वीडियो को देखेंगे, फर्स्ट चैप्टर देखिए, देन सेकंड चैप्टर, आपको अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, विच इज़ द पर्पस. उसके अलावा एनसीईआरटी की मैं पूरी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, द एनसीईआरटी सीरीज, बिकॉज यूपीएससी डिमांड अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एनसीईआरटी समझनी होंगी. देयर इज नो नीड टू मेक नोट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. बहुत छोटे छोटे पॉइंट आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ये काफ़ी वीडियो बड़ी होगी, इसमें डिस्कस नहीं करने वाला किस तरीके से आप नोट्स को कॉपी करेंगे छोटे छोटे. बाकी कनेक्टेड रहिए, सारी वीडियोस आने वाली हैं, पूरा फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल में ये कराता रहूँगा. उसके अलावा एडिटोरियल की वीडियोस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, सब आपको चैनल पे अवेलेबल है. सब्सक्राइब चैनल, शेयर किए वीडियो को, बाकी प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, देखिए और प्रिपरेशन को अपना ईजी इफेक्टिव बनाइए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.